हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। लास्ट लेक्चर में अपन ने विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध पढ़ा था और वहां पर अपन ने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की डिटेल में जानकारी ली थी कि कैसे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध चेंज होता है, कैसे प्रतिरोधकता बदलती है, प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ये बात अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं बच्चों। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे, ध्यान से देखो, उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अपने पास प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का फॉर्मूला आया था बच्चों अपने पास, क्या आया था? M/L अपॉन Ne² टॉ इंटू A। ओके बच्चों, और रो क्या होता है अपने पास? इसी में अपन ने M अपॉन Ne² टॉ को क्या लिखा था? क्या लिखा था बच्चों? प्रतिरोधकता। अपन ने बोला कि प्रतिरोध के अंदर L अपॉन A भी आता है, यानी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। लेकिन प्रतिरोधकता की जब अपन बात करें तो प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है बच्चों। तो ये दो फॉर्मूले थे अपने पास, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। इसका मात्रक अपने पास था ओम, इसका मात्रक था आपके पास ओम इंटू मीटर। अब बच्चों देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करते हैं किनकी? कंडक्टर्स की, यानी चालकों की। कि चालक पदार्थों का यदि अपन ताप बढ़ाएं या ताप में परिवर्तन करें तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कैसे बदलती है। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन चालकों का ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसके दो रास्ते हैं मेरे पास, ध्यान से देखो। एक तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ध्यान से देखो। टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। देखो, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई बच्चों। दूसरा क्या होगा? विश्रांति काल क्या हो जाएगा? कम। तो ये आपके पास विश्रांति काल हो गया कम। देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। एक तो अपने पास n की वैल्यू बढ़ेगी, यानी एकांक आयतन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। एक तो है अपने पास विश्रांति काल, और विश्रांति काल भी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है। तो बताओ यहां पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ। इस फॉर्मूले से प्रतिरोध के बारे में बताओ सबसे पहले तो, कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि कम होगा? जल्दी बताओ बच्चों। ध्यान से देखो, मैंने कहा इसको दो रास्तों में लेते हुए चलेंगे अपन। मैंने कहा कि आप एक बार विश्रांति काल को छोड़ दो यार, विश्रांति काल को रहने दो। आपने बोला कि प्रति एकांक आयतन में या एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब देखो ये n बढ़ेगा, सपोज करो n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो r कम होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, r और n एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों। मैंने कहा n बढ़ रहा है, n बढ़ेगा तो आपके पास प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? देखो, n बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। और प्रतिरोधकता में भी देखो, n बढ़ेगा तो रो क्या होगा? कम होगा बच्चों। क्लियर है? यानी पहला रास्ता तो मैंने इलेक्ट्रॉनों से निकाल दिया कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ? देखो, दोनों में n नीचे आ रहा है बच्चों। n बढ़ेगा तो r क्या होगा? कम। और यहां पर भी n बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा? कम। बोलो, क्लियर है इतनी सी बात? एक अपन बात करते हैं किसकी? विश्रांति काल की।
यानी टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो विश्रांति काल क्या होगा बच्चों, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन तेजी से चलना शुरू करेंगे, तो यानी विश्रांति काल क्या हो गया, कम। और विश्रांति काल कम होने से क्या होगा बच्चों, देखो विश्रांति काल कम हो गया तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यहाँ पे भी विश्रांति काल कम हो गया तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। ये लो जी, आपके पास आर भी बढ़ेगा और रो भी बढ़ेगा। अब बात ये आती है कि इन दोनों में कौन सा सही माना जाए, कौन सा सही माना जाए, बताओ। अपन ने बोला कि कंडक्टर जो चालक होते हैं, चालकों का यदि अपन ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। सर दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं यहां पे बात करूं इसी फॉर्मूले के अंदर, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को छोड़ दो एक बार, अपन ताप पर निर्भरता देख रहे हैं इसकी, तो एल और ए को तो छोड़ दो। ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नहीं बदलेगा। अब अपने पास दो चीजें हैं, एक तो एन और एक विश्रांति काल टाउ, दो चीजें बच्चों। ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूं किसकी, ताप की केवल। लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे अभी अपन, वो दोनों फिक्स है। अपन बात कर रहे हैं किसकी, केवल एन और टाउ की। किसकी बात कर रहे हैं, एन और टाउ की। मैंने कहा ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होंगे, यानी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, यानी वहां पर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ने से क्या होगा, देखो आर और एन व्युत्क्रमानुपाती है, तो एन बढ़ेगा तो आर क्या होगा, कम होगा। सेम यहां पर देखो एन बढ़ेगा तो रो भी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन यहां पर देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एक काम और हो रहा है बच्चों, विश्रांति काल कम होता है, और कम होने के कारण देखो विश्रांति काल कम होने के कारण आर और रो दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कौन सा सही लेना है अपने को, कि कौन सा सही होगा सर। तो पहली बात तो ये, अपन ने चालक के बारे में पढ़ा है कि चालक के अंदर पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो आप ताप बढ़ाओगे ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन और उत्सर्जित हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, यानी ये वाला जो तरीका है ना, ये ऊपर वाला जो रास्ता है, ये रास्ता ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये ज्यादा इफेक्टिव है। ध्यान से देखो, आप चालक के पास पहले से ही बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका आप ताप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलना शुरू करेंगे, जिसके कारण प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ती है बच्चों। तो ये वाला रास्ता सही है अपना। चालकों के बारे में आप क्या बताओगे कि चालकों का जब ताप बढ़ाया जाता है तो विश्रांति काल कम होता है, और विश्रांति काल कम होने के कारण उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ने लग जाती है बच्चों। क्लियर है? तो ये तो थी चालकों की ताप पर निर्भरता, यानी चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कैसे बदलेगी। ये दोनों रास्ते हैं अपने पास बच्चों, ध्यान रखना। लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत सारे होते हैं। तो आप ताप बढ़ाओगे तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता आपको याद नहीं रखना है, केवल ये वाला रास्ता याद रखना है कि ताप बढ़ाओगे तो विश्रांति काल कम होगा, विश्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? नोट करो। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, अर्धचालकों की। बात करते हैं बच्चों किसकी, अर्धचालकों की। अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जैसे अपन सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह की बात करते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, अर्धचालक होते हैं। इसमें भी क्या होगा,
ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाना है, ताप पर निर्भरता देखनी है किसकी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो वही चीज दोबारा होगी, कौन सी, यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण n बढ़ेगा, और n बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, कम होगा। यहां पर भी सेम काम है, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, n बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा, कम। सेम दोनों रास्ते हैं बच्चों, ध्यान रखना। दूसरा रास्ता क्या था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टो यानी विश्रांति काल क्या होगा, बढ़ेगा। देखो तो विश्रांति काल क्या होगा, बढ़ेगा। विश्रांति काल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, विश्रांति काल क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन तेजी से टक्कर करेंगे, यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो कंपन है वो कंपन बढ़ेगा बच्चों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनों का कंपन क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे, और तेजी से चलेंगे तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम। और विश्रांति काल कम होगा तो बताओ मुझे आर क्या होगा, आर क्या होगा, बढ़ेगा। और रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलो इसके भी वही दो रास्ते हैं अपने पास, ठीक है। देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का फील लो अच्छे से, बहुत शानदार टॉपिक है। आज तक अपन ने केवल प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का नाम सुना है। अपन बात कर रहे हैं कि इसकी चालक के अंदर ताप बढ़ाने से उसके अंदर क्या घटना होती है, ऐसी चालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ताप बढ़ाते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें बदलती हैं ताप बढ़ाने पर, या ताप में परिवर्तन करते हैं ना, तो चालक के अंदर बहुत सारे गुण हैं वो चेंज होते हैं। तो अपन ने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण n बढ़ गया, और n बढ़ने से R और प्रतिरोधकता दोनों क्या हो गए, कम। फिर अपन ने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विश्रांति काल कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का कंपन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से चलेंगे तो टो क्या हो गया, कम, जिसके कारण R और रो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब बात वही आती है कि सर कौन सा सही माने अपन, इसमें R और रो दोनों कम हो रहे हैं, इसमें R और रो दोनों बढ़ रहे हैं, तो कौन सा सही होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अपन बात करें किनकी, अर्धचालकों की, अर्धचालकों की। तो अर्धचालक सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। किन की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालकों की तरह। यानी जो आपके अर्धचालक हैं उनमें धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी वो चीज ताप पर निर्भर करती है। अगर अर्धचालकों का ताप सामान्य है तब तो वो कुचालकों की तरह व्यवहार करेंगे, उनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन आप जैसे जैसे ताप बढ़ाते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। देखो मैंने कहा धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो चालकों के पास तो भर भर के मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो वो आसानी से क्या करते हैं, धारा प्रवाहित कर लेते हैं। लेकिन बात करें अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों के पास बच्चों बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही इनका ताप बढ़ाओगे ना, सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। पहला काम यही होना है, ध्यान से देखो। अरे पहली बात तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ताप बढ़ाओगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी बच्चों, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से n बढ़ेगा, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी बच्चों, कम। तो यही तो पढ़ा है अपन ने। अपन यही तो बोल सकते हैं कि अर्धचालकों का सामान्य ताप पर प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती। प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है। या आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्लियर है। यानी अर्धचालकों के पास सामान्य ताप में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू बढ़ेगी, और n की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो अपन यही तो बोलते हैं कि जैसे जैसे आप अर्धचालकों का ताप बढ़ाओगे तो वो धीरे धीरे धारा प्रवाहित करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अर्धचालकों में धारा प्रवाहित करने का एक तो ये कारण हो गया, यानी एक तो इस वजह से धारा प्रवाहित होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो सर ये रास्ता तो गलत हो गया, ये तो याद नहीं रखना है अपने को। गलत नहीं है, सही है, वैसे काम ये भी होना है, लेकिन सबसे पहला काम कौन सा होगा, ये वाला। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, यही तो सुना है अभी तक आपने। क्लियर हो? चलो देखते हैं आगे। तो जो अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने का एक तो ये तरीका हो गया कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, और कई बार क्या होता है, इनमें डोपिंग की जाती है बच्चों। क्या की जाती है? डोपिंग। ये आगे अपन सेकंड फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़ेंगे कि डायोड कैसे बनाया जाता है। अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और अपदर्वी अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी जो अर्धचालक है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। डोपिंग करना का मतलब अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि डोपिंग करी जाती है, जिसके कारण भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो वो तो अपन बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल अपन बात कर रहे हैं किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। चलो नोट करो बच्चों, आगे देखते हैं। चलो चालकों की बात होगी, अर्धचालकों की बात होगी। अब अपन बात करते हैं कुछ एलॉय की। एलॉय क्या होती है बच्चों? मिश्र धातु। जैसे आपके पास कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या है, मिश्र धातु। इनका प्रयोग कहां पे किया जाता है बच्चों? जैसे अपन फिजिक्स लैब आपने देखी होगी, फिजिक्स लैब में अपन कुछ वायर काम में लेते हैं, कॉन्स्टेंटन का, मैग्नीन का। ये जो वायर हैं ये ऐसे वायर हैं कि जैसे मान लो अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सर्किट के अंदर अपने पास कोई वायर जुड़ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, आज तक अपन ने बोला है कि देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। यानी जब अपन किसी चालक में लगातार धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो वो चालक गर्म होने लग जाता है धीरे धीरे। होता है कि नहीं होता बच्चों? तो उससे क्या होगा, उस चालक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। यानी लैब के अंदर जो भी तार अपन काम में लेते हैं ना, वो तार ऐसे लेते हैं कि उनका टेम्परेचर नहीं बदले, लगभग वही रहे। थोड़ा सा तो बदलेगा, 100% एकदम से ऐसा वायर तो पॉसिबल नहीं है कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी ना बदले। लेकिन अपन ये चाहते हैं कि जो भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके अंदर जो भी सर्किट के अंदर वायर वगैरह काम में लेते हैं, वो वायर कुछ ऐसे हो कि उनका टेम्परेचर ना बदले, बहुत कम बदले। क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो अपनी रीडिंग है वो सही नहीं आएगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि विभवांतर और धारा दोनों किस पे निर्भर कर रहे हैं बच्चों? प्रतिरोध पर। ओम का नियम क्या कहता है कि जब प्रतिरोध कांस्टेंट रहेगा तो ही V समानुपाती I मिलेगा। और V समानुपाती I का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई वायर है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाऊंगा, धारा का मान बढ़ता हुआ चलेगा। और ओम का नियम कब लागू होता है? जब इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एलॉयज मेटल कौन सी होती हैं? जो अपन काम में लेते हैं, कहां पर? लेबोरेटरी के अंदर। यानी ऐसे तार बनाने में जिनका प्रतिरोध ताप बदलने पर, या ऐसे बोले कि चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। तो कौन कौन से लेते हैं अपन? जैसे एक तो आपके पास नाइक्रोम हो गया, ठीक है, एक मैग्नीन हो गया,
नाइक्रोम वाला हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन, 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 ये 3-4 एलॉयज अपन सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। तो इनका क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, अगर अपन इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये तो हो गया रो और आर, और ये हो गया टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के साथ प्रतिरोध कांस्टेंट रहे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे मिलता है, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा, यानी ये जो एलॉय मेटल होती है इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो प्रतिरोध में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बहुत हल्का सा अंतर आता है, ठीक है ना। तो आप ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपके पास एलॉय मिश्र धातु जिसको बोलते हैं अपन, इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप के साथ बहुत कम बदलती है, ये समझ लो आप, बहुत कम बदलती है। तो नोट करो, आगे देखते हैं। चले आगे बच्चों। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, ताप गुणांक की, जो बहुत अच्छा टॉपिक है अपना, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अपन ने बोला कि जब भी अपन किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बदलता है, या ताप में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध भी परिवर्तित होता है। तो ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास कोई एक चालक तार है, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, आर नोट है। जब अपन ने ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया तब उसका प्रतिरोध कितना था, आर नोट। क्लियर है बच्चों। अब आपने क्या किया, मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाकर आपने कितना कर दिया, T प्लस dt कर दिया, यानी प्रारंभिक टेम्परेचर कितना था, T, और मान लो आपने dt बढ़ा दिया तो अब टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस dt। अब आप टेम्परेचर, ये जो dt है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप जरूरी नहीं है ताप को बढ़ाओ, कम भी तो कर सकते हो, यानी T प्लस dt। ये dt क्या है, ताप में परिवर्तन है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब ये परिवर्तन आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब आपने जैसे ही इस ताप में परिवर्तन किया तो इस चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था, आर नोट। अब ये भी कितना हो जाएगा, आर नोट प्लस dr हो जाएगा। देखो, ताप में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध भी तो बदलेगा, तो प्रारंभिक प्रतिरोध तो ये रहा, ताप में परिवर्तन करने से प्रतिरोध कितना हो गया, आर नोट प्लस dr। अब ये भी dr क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन है बच्चों, ध्यान रखना, क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन। अब प्रतिरोध कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो तो ताप पे डिपेंड करेगा। तो ये दो चीजें हैं अपने पास। आपने कहा किसी चालक का प्रारंभिक ताप T था, आपने कितना बदला उसको, T प्लस dt परिवर्तित कर दिया, तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, आर नोट प्लस dr परिवर्तन हुआ। तो यहां पर अपन को दो चीजें याद रखनी है बच्चों, कि एक ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ना, प्रतिरोध में परिवर्तन, ये दो चीजों पे निर्भर करेगा। एक तो चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध पर, चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, आर नोट। देखो, विद एक्सपेरिमेंट ये देखा गया था कि जो ताप से प्रतिरोध में परिवर्तन है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो उसके प्रारंभिक प्रतिरोध पर और दूसरा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन dt। बोलो क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो ताप में परिवर्तन, यानी ताप में परिवर्तन ज्यादा करोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा बदलेगा। देखो, जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो अपने को पता है 100% ताप पर निर्भर करेगा, यानी आप ताप जितना परिवर्तित करोगे प्रतिरोध उतना ही
परिवर्तित हो जाएगा। एक चीज और है यहाँ पर, जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। समझ लो मेरी बात। अगर मान लो किसी चालक का प्रतिरोध पहले से ही बहुत कम है तो वो कितना बदलेगा, और पहले से ही थोड़ा ज्यादा है तो वो क्या होगा, ज्यादा परिवर्तित हो सकता है। तो इन दोनों को देखो अपन एक साथ में लिखते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, डी आर समानुपाती हो जाएगा आर नोट डी टी। इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हो तो यहां पे कांस्टेंट आता है अल्फा आर नोट डी टी, और इस अल्फा को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ताप गुणांक बोलते हैं। और यहां पर अपन प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो इसको नाम दे दो प्रतिरोध ताप गुणांक। जब प्रतिरोधकता की बात करेंगे ना तब उसको क्या बोल देंगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोल देंगे। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, देखो मैंने इतना सा काम किया है कि प्रतिरोध में परिवर्तन दो चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो प्रारंभिक प्रतिरोध पर और एक ताप में परिवर्तन पर। तो मैंने दोनों को समानुपाती लिखा, समानुपाती चिन्ह को हटाया तो ये कांस्टेंट आया जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। तो नोट करो बच्चों, यहां तक देखते हैं आगे। अभी अब इसमें एक छोटा सा काम और कर लेते हैं अपन। ये डी आर है, इधर अल्फा आर नोट डी टी है, इसको मैं दोनों तरफ समाकलित कर देता हूं, इसका समाकलन डी आर इक्वल्स टू अल्फा आर नोट डी टी, दोनों तरफ समाकलन करते हैं। तो देखो डी आर कितना बनेगा, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है आर नोट, और ताप में परिवर्तन करने के बाद कितना बन गया आर एफ, प्रारंभिक और अंतिम प्रतिरोध। प्रारंभिक में ये था, ताप में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा आर एफ। इधर डी टी है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की सीमा क्या हो जाएगी, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? तो देखो डी आर का समाकलन तो क्या हो जाएगा आर, तो ये तो हो गया आर नोट से आर एफ इक्वल्स टू, ये अल्फा आर नोट बाहर ले लो, अंदर है डी टी, डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा टी, और ये टी इनिशियल और टी फाइनल। बोलो क्लियर है? यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, आर एफ माइनस आर नोट इक्वल्स टू अल्फा आर नोट, इसको मैंने लिख दिया टी एफ माइनस टी आई। देखो सीमा रख दो, टी की जगह टी फाइनल माइनस टी की जगह टी इनिशियल। यहां से देखो ये डेल्टा टी हो जाएगा, इस आर नोट को आप इधर ले जाओ तो आर एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आर नोट, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर देखो आर नोट कॉमन आ गया तो यहां से बनेगा 1 प्लस अल्फा, और टी एफ माइनस टी आई को मैंने लिख दिया डेल्टा टी। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रारंभिक प्रतिरोध और अंतिम प्रतिरोध की वैल्यू आ गई, और साथ में टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक भी आ गया। ठीक है बच्चों, आर एफ इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो इस आर नोट को इधर ले आओ, फिर आर नोट कॉमन आ जाएगा, यहां से तो बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टी एफ माइनस टी आई को मैंने क्या लिख दिया डेल्टा टी। चलो बच्चों नोट करो यहां से, चलो इसी को ही अपन किस में बदल लेते हैं, प्रतिरोधकता में। देखो प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यही तो था। मान लेते हैं कि चालक की लंबाई ए है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, चालक की लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए। तो आर एफ को तो मैं क्या लिख दूंगा, रो एफ एल अपॉन ए इक्वल्स टू आर नोट को क्या लिखूंगा, रो नोट एल अपॉन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कैंसिल, तो रो एफ इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बच्चों आपके पास आ गया प्रतिरोधकता के रूप में। ये तो प्रतिरोध के रूप में था, ये प्रतिरोधकता के रूप में। तो यहां पर अल्फा क्या होगा बच्चों, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। बोलो क्लियर है?
अब यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, इस अल्फा की। अल्फा क्या है, तो इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि चालकों के लिए, अगर अपन चालकों की बात करें तो चालकों के लिए इस अल्फा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना, चालकों के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों होती है पॉजिटिव? चालकों की बात करें तो चालकों का ताप बढ़ाएं तो मैंने कहा था प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यानी प्रारंभिक प्रतिरोध क्या था, कम था, बाद वाला क्या हो गया, ज्यादा। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। ध्यान रखना, क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसकी, अर्धचालकों की, अर्धचालकों के लिए क्या था, प्रारंभिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा था, ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हुआ, कम। यानी अंतिम प्रतिरोध क्या मिल रहा है, प्रारंभिक से कम। यानी इनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी बच्चों, क्या होगी, नेगेटिव। और बात करें अपन किसकी, एलॉय की, यानी जो मिश्र धातुएं थी अपने पास, इनके लिए अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होती है बच्चों, 0। ये छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि चालकों के लिए ताप गुणांक का मान कितना होता है, या प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होता है, पॉजिटिव। अल्फा के लिए सॉरी अर्धचालकों के लिए नेगेटिव और एलॉय के लिए 0। तो ये था बच्चों अपने पास प्रतिरोध ताप गुणांक और प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अगर आप प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लेते हो तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक हो जाएगा, अगर आप प्रतिरोधकता के रूप में लिखते हो तो ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक हो जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों, नोट करो। अब ध्यान से देखो, ये जो अल्फा है ना बच्चों, इस अल्फा को अपन वैसे तो कांस्टेंट मानते हैं कि अल्फा कांस्टेंट है, हर धातु के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। मोस्टली केसेस में 99% केस में अपन ये मानेंगे कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अपन एग्जैक्ट देखें ना बच्चों तो अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपने पास चालक, अर्धचालक और एलॉय का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कितनी बदलती है। फिर अपन ने बात की किसकी, ताप गुणांक की। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कुछ तो इसके इंपोर्टेंस है न्यूमेरिकल की, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन ओम्स लॉ, जो बहुत अच्छा टॉपिक है अपना, जहां पर अपन प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, चालकता और विशिष्ट चालकता क्या होती है उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।